तो गाइस आज हम जानने वाले हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में जो समुद्र में 365 दिन तक फंसा रहा। तो आज जानेंगे हम उसकी कहानी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो क्रिएटेड बाय बिग ब्रेन स्टूडियो। भाई साहब मैंने इसकी वीडियो बहुत ही देख रखी है, तो इसी बात पे सब्सक्राइब 17 नवंबर 2012 मेक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा अजूल में रहने वाला 36 साल का एक मछुआरा जोस सैल्वाडोर अल्वारेंगा अपने साथी एजिकल कार्डोबा के साथ एक छोटी सी नाव में मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाता है। और समुद्र भी वो जो दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है, यानी पैसिफिक ओशन। ये पैसिफिक ओशन कितना ज्यादा बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इस दुनिया की सारी जमीन, डेजर्ट, माउंटेन और रिवर्स को अगर एक साथ मिला भी दिया जाए तो भी ये सब पैसिफिक ओशन से छोटा ही रहेगा। इन दोनों का प्लान था कि वो समुद्र में सिर्फ 30 घंटे बिताएंगे, इसलिए वो अपने साथ कुछ ज्यादा सामान भी नहीं लेकर गए थे। करीब 7 फुट लंबी उनकी इस छोटी सी नाव पर सिर्फ एक इंजन और एक आइस बॉक्स था जिसमें वो मछलियां पकड़कर रखा करते थे। अब क्योंकि उन्होंने 30 घंटे में वापस आने का फैसला किया था, इसलिए वो अपने साथ खाना पीना भी सिर्फ इतने समय का ही लेकर गए थे। लेकिन आगे इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो इन्होंने कभी अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। मैक्सिको के किनारे से करीब 120 किलोमीटर दूर वो दोनों समुद्र में अपना जाल बिछाई रहे होते हैं कि तभी अचानक उन्हें एक खतरनाक समुद्री तूफान तेजी से अपनी ओर आता दिखाई देता है। अपनी जान बचाने के लिए वो जाल को वहीं छोड़ देते हैं और फौरन अपनी नाव को मोड़कर वापस किनारे की ओर ले जाना शुरू कर देते हैं। लगातार 6 घंटों तक अपनी नाव को किनारे की ओर भगाने के बाद सुबह के करीब 7 बजे तक वो किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर ही दूर थे और जमीन पर मौजूद पहाड़ों को भी देख पा रहे थे। वो दोनों उस तूफान को तो काफी पीछे छोड़ आए थे, लेकिन अब उनकी किस्मत ने उनका साथ देना बंद कर दिया था। किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर अचानक उनकी नाव का इंजन खराब हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में नाव को किनारे तक ले जाने के लिए ना ही उनके पास चप्पू थे और ना ही नाव की डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। हालांकि उनके पास एक 2-वे रेडियो जरूर था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेज दी और उनके जवाब का इंतजार करने लगे। अब क्योंकि नाव का इंजन खराब हो चुका था, इसलिए नाव का कंट्रोल भी अब उनके हाथ में नहीं था। ऐसे में तेज हवाओं ने उनकी नाव को वापस समुद्र की ओर धकेलना शुरू कर दिया। जो पहाड़ उन्हें नजर आ रहे थे वो अब धीरे धीरे उनसे दूर होते जा रहे थे। बचने की कोई उम्मीद अगर उनके पास थी तो वो था उनका रेडियो। लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि बॉस के जवाब का इंतजार करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई थी। लंबे समय तक उन दोनों को मिसिंग पाकर उनके बॉस ने उन्हें ढूंढने के लिए एक सर्च टीम बनाई और पैसिफिक ओशन में उनको ढूंढने की कोशिश की। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे उन दोनों को ढूंढना और मुश्किल होता चला गया। हार मानकर उनके बॉस ने उन्हें ढूंढना बंद कर दिया। अब वो दोनों पैसिफिक ओशन में कहीं गुम हो चुके थे और पैसिफिक ओशन में गुम होने का मतलब था कि अब उनको ढूंढ पाना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े इस ओशन पर सिर्फ कुछ ही आइलैंड्स हैं जो कि काफी छोटे हैं और इनमें से भी ज्यादातर आइलैंड्स तो ऐसे हैं जिन पर आज तक कोई भी इंसान नहीं जा सका है। जोस और एजिकल को पैसिफिक ओशन में गुम हुए अब 5 दिन बीत चुके थे और इन 5 दिनों में हवाओं ने उनकी नाव को किनारे से लगभग 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वो दोनों अब समुद्र के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था और इतने बड़े समुद्र में उनकी छोटी सी नाव को दूर से देखा भी नहीं जा सकता था। ऐसे में ना ही उनके पास फ्लेयर गन थी और ना ही वो आग जलाकर धुएं से किसी को सिग्नल दे सकते थे। उन्हें ये बात अच्छे से समझ आ चुकी थी कि अब उनका बच पाना काफी मुश्किल है। जो खाना पीना वो अपने साथ लेकर आए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था, इसलिए अब पेट भरने के लिए उन्होंने अपनी नाव पर आकर बैठने वाले पक्षियों को पकड़ना शुरू कर दिया या फिर नाव के आसपास तैर रही मछलियों को पकड़कर कच्चा ही खाने लगे। ये बात उन दोनों को अच्छे से पता थी कि समुद्र का खारा पानी पीने से इंसान की मौत भी हो सकती है। इस वजह से उन्होंने समुद्र में तैरती प्लास्टिक की बोतलों में बारिश का पानी जमा करके पीना शुरू कर दिया। लेकिन हालात हमेशा इतने अच्छे नहीं रहते थे। जब कई दिनों तक बारिश नहीं होती थी तो प्यास बुझाने के लिए वो मछली और कछुओं का खून पीते थे, लेकिन वो भी तब जब वो उन्हें पकड़ने में कामयाब रहते। कभी कभी पूरा दिन कोशिश करने के बाद भी जब उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिल पाता था तो भूख मिटाने के लिए वो अपने नाखून चबाने लगते। दिन बीतते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस मेंटल और फिजिकल टॉर्चर का सामना कर रहे थे उसे इमेजिन कर पाना भी काफी मुश्किल है। जैसे तैसे इस छोटी सी नाव पर 4 महीने गुजर गए, लेकिन जोस के साथी कार्डोबा की हिम्मत अब टूटने लगी। उसने खाना पीना बंद कर दिया, जिस वजह से उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। और एक दिन ऐसा आया जब कार्डोबा इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अब इस छोटी सी नाव पर जोस के साथ बात करने और उसका साथ देने के लिए कोई नहीं था। हौसला जुटाकर वो जैसे तैसे अकेला जिंदगी गुजारने लगा। अगर मैप में देखा जाए तो एक अनुमान के मुताबिक जोस अब पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में मौजूद था, जो कि दुनिया का सबसे सुनसान हिस्सा भी माना जाता है। यहाँ तक कि इस एरिया में कार्गो शिप्स भी कभी कभार ही आया करते हैं। मैक्सिको के किनारे से निकले जोस को 6 महीने से भी ज्यादा हो चुके थे और इस दौरान उसने अपने साथी को भी खो दिया था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा निराश भी हो चुका था और उसके जीने की उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। तभी एक दिन जोस ने दूर समुद्र में एक कार्गो शिप को गुजरते देखा। पिछले 6 महीनों में पहली बार था जब उसे एक शिप दिखाई दी हो। उस शिप को देखते ही जोस
जोश के 6 महीने जिंदा बाद रहने की शिप उम्मीद फिर दिखाई से दी। जागने लगी। जोश ने उस कार्गो शिप का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए तरह तरह के इशारे किए, लेकिन दुर्भाग्य से वो शिप इतनी ज्यादा दूर थी कि उस पर मौजूद क्रू जोश की छोटी सी नाव को देख ही नहीं सका और देखते ही देखते वो शिप जोश की नजरों से गायब हो गई, जिसके साथ जोश के जिंदा रहने की उम्मीद खत्म हो भी गई। एक बार फिर से धराशायी हो गई। अब इमेजिन करो कि बीच समुद्र में महीनों तक मौत से लड़ने के बाद आखिरकार जान बचाने का कोई रास्ता मिले, लेकिन वो भी इग्नोर करके चला जाए, बहुत कैसा बेकार लगेगा? भाई। 11 महीनों के बाद जोश अपनी छोटी सी नाव पर 8000 किलोमीटर का सफर तय कर चुका 8000 था। किलोमीटर। इस दौरान उसके कपड़े भी फट चुके थे और खुद को धूप से बचाने के लिए उसके पास सिर्फ एक अंडर शर्ट ही बची थी। आखिरकार वो पल आया जब जोश की किस्मत उसका साथ देने लगी। 30 जनवरी 2014 को, यानी पूरे 14 महीनों के बाद, भाई जोश ने साहब, अपने 14 आसपास के महीनों पानी बाद। में नारियल तैरते देखा। ये देखकर जोश समझ गया कि आसपास जरूर कोई आइलैंड होगा जहाँ पेड़ों पर लगे नारियल टूटकर पानी में तैर रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद उसे एक आइलैंड दिखाई भी देने लगा। जोश को ये डर था कि कहीं ये आइलैंड भी उससे मिस न हो जाए, इसलिए वो नाव से पानी में कूद गया और आइलैंड की तरफ तैरने लगा। और फाइनली 14 महीने समुद्र में गुजारने के बाद वो एक ठोस जमीन पर पहुंच ही गया। उस आइलैंड पर उसे एक घर दिखाई दिया जिसमें वहाँ के कुछ लोकल लोग मौजूद थे। पिछले 438 दिनों में जोश का पहली बार किसी और इंसान से कांटेक्ट हुआ था। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड का ही एक रिमोट आइलैंड था जिसे एबन अटॉल कहा जाता है और ये जोश के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर था। ये जोश की किस्मत ही थी कि वो समुद्र के बीचों बीच मौजूद इस आइलैंड पर पहुंच गया था, क्योंकि अगर गलती से भी जोश इस आइलैंड तक नहीं पहुंच पाता तो उसका अगला पड़ाव इस आइलैंड से भी 5000 भाई किलोमीटर साहब, दूर 5000 फिलीपींस होता। किलोमीटर। इस आइलैंड से जोश को वापस उसके घर भेज दिया गया, लेकिन घर पहुंचते ही एक और मुसीबत ने उसे घेर लिया। वापस आकर जोश ने 438 डेज नाम से एक बुक पब्लिश की जिसमें उसने अपनी इस पूरी जर्नी के बारे में लिखा था। लेकिन जोश पर अपने साथी एजिकिल कार्डोबा की हत्या का आरोप लगाकर उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। ना चाहते हुए भी जोश ने अपनी इस भाई जर्नी के साथी दौरान के समुद्र इसके में सबसे ज्यादा दिन खिलाफ बिताने का एक केस ऐसा दर्ज रिकॉर्ड हो बना गया। दिया था जिसे शायद ही कोई तोड़ना चाहेगा। तो ये थी कहानी एक ऐसे इंसान की जो अपनी छोटी सी नाव पर दुनिया के सबसे बड़े ओशन भाई में कोई नहीं 438 तोड़ने जाएगा दिनों भाई। तक गुम रहा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट करके जरूर बताना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। भाई जरूर। तो भाई वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। जल्दी जल्दी।